We are live on the YouTube channel of Unacademy 11th and 12th with our chapter Inorganic Chemistry का hydrogen. तो can you see me and can you hear me? Please confirm in the chat box and we will get started off with the, ये तो नहीं बोलूंगी amazing chapter because amazing तो नहीं है, छोटा सा chapter है लेकिन term 1 में है तो पढ़ना भी पड़ेगा और मस्ती मजाक करते हुए फन करते हुए पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन बच्चे आ चुके हैं, डॉली, आनंद, मिथिलेश, अतुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। एंड ऑर्गेनिक से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, शालिनी जैसे शायद पूछ रही थी, तो ऑर्गेनिक से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। पीयूष, वी आर स्टिल ऑन इट कि क्या हमें क्या डिसीजन करना है। अभी मैं रिवीजन सीरीज करूंगी, अभी स्पेशल पे रिवीजन करूंगी यूट्यूब पे। आई थिंक वी विल बी कंटिन्यूइंग विद गैसियस स्टेट ओनली, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो डोंट वरी, ओके। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। अच्छा, वन मोर थिंग, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन वन शॉट टुडे। अभी मैंने इसके थंबनेल पे वन शॉट नहीं लगवाया बिकॉज मुझे नहीं पता ये वन शॉट में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बट मैं कोशिश पूरी करूंगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वन शॉट में खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड देन परसों क्या करेंगे, इसका एमएनटी क्विज ले लेंगे। अगर वन शॉट में हो गया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, भागम बेल कुछ भी नहीं है, क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और मैं आगे प्रोसीड करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ। बच्चों फटाफट से कर देना। So my name is Monica Bedi. I did my PhD in chemistry. I have over a decade of teaching experience. I have qualified national eligibility test for lectureship. My rank in this test was among top 30 all over India. I am also among the topmost educators in the category Unacademy 11th and 12th. Bachcho, please ensure that you have joined this Telegram group. This is a QR code which you have to scan for obtaining class notes. जो हम लिख लिख के पढ़ाते हैं और जो आपके printed notes लाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इस QR code को स्कैन करना है, ठीक है। नए बच्चे, ये टाइम टेबल है, क्लास 11th term 1 is approaching in November, so ma'am will be very active on YouTube and special classes, ठीक है। तो keep following me on YouTube। 11th क्लास का टाइम शेड्यूल है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, TGS को 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 मैम आती हैं एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अमेजिंग सेशंस प्लान कर रही हूँ, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के सेशंस प्लान कर रही हूँ, तो बिल्कुल फॉलो करके रखेंगे। जब जहां भी आऊंगी वहां साथ साथ रहिए मेरे, ठीक है। एंड मूविंग अहेड, कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। इसमें अनअकैडमी आपको बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप पूल ऑफर कर रहा है 1 करोड़ का, तो आप जरूर दें। देखो, इसलिए नहीं दें कि हमें कुछ जीतना है, इसलिए दें कि आप अपने आप को जानिए, समझिए, परखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। और जब आपको पता चलता है ना आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तभी तो आप इंप्रूव करेंगे। तो ये करिए। ऐसे में अगर आप बहुत अच्छा स्टैंड करते हैं तो अगर आपको स्कॉलरशिप अनअकैडमी ऑफर कर ही रहा है तो मना थोड़ी कर सकते हैं यार, ले लो ना स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप लेके कहाँ आ जाओगे, प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन यहाँ कर देती हूँ, MB लाइव इज अ कोड, MB लाइव, ध्यान रखना बच्चों, मास्टर ब्लास्टर लाइव, इस कोड को लिख लो। इससे तुम्हारी स्पेशल क्लासेस खुलेंगी, इससे तुमको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में डिस्काउंट ऑफर होगा और इसी कोड से तुम्हारे कॉम्बैट के अंदर एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा एंड एग्जाम देना भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी नाउ हैज आस्क अ डाउट फीचर, जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, जितने मर्जी जब मर्जी। कॉम्बैट में सपोज स्कॉलरशिप जीत गए, वैसे ही अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन चार्जेस सुपरबली नॉमिनल है, स्कॉलरशिप ना के बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन यानी कि प्लस प्लेटफॉर्म के फीचर्स से रूबरू करवा देती हूँ। बेटा, हम लोग की क्लासेस होती है प्रॉपर माहौल में, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स क्लासेस लेते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, जैसे मैं अपना तरीका आपसे बता देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ आपसे। मैं बहुत ज्यादा वर्कशीट्स देती हूँ। अभी इन दिनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल वाली चल रही है प्लस पे। यू कैन नॉट इमेजिन कि हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब हम इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन के इतने ज्यादा एग्जांपल्स हर क्लास में कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे तो जेई के क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस कर लिए हैं, करीब 50-60 हम स्टेबिलिटी ऑर्डर्स डिस्कस कर चुके हैं। और हर सवाल में मेरे बच्चे कहते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई अप्रोच जो है वो उनको सीखने को मिलती है। तो प्लस प्लेटफॉर्म बिल्कुल एनरिच्ड रहेगा। बहुत एक कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ भी पढ़ाती हूँ बेटा, और एक टीचर कभी ये नहीं कर सकता कि आपको अच्छा नहीं पढ़ाएं और प्लस पे अच्छा पढ़ाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी, और मेरे जैसे टीचर के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक डिफरेंस ये है कि हम वहां डेप्थ में ले जाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि वहां आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से मिलते हैं, जिसमें आपको जो प्रैक्टिस करते हो, वो होमवर्क करते हो, एनसीईआरटी करते हो, उसमें जो डाउट आए वो आप अनम्यूट करके खुद को टीचर से पूछ सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि मैम 1 मिनट एक डाउट पूछना है, आप बात नहीं कर सकते मुझसे, ठीक है। हमारे बीच में एक 40 सेकंड्स का लैग भी रहता है, जो मैं बोलती हूँ वो आपको 40 सेकंड बाद पता लगता है। वो सब हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं होता। स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं,
वी यूज टू टॉक टू आवर स्टूडेंट्स, यूज टू क्लियर देयर डाउट्स इन द डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड देन सिलेबस पूरा अच्छे से कवर होता है, ठीक है। और पीडीएफ मटेरियल में आपको पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट होते रहते हैं। और क्या चाहिए बच्चे को अच्छा स्कोर करने के लिए? अच्छे से पढ़ाओ, खूब सारा होमवर्क दो, होमवर्क करवाओ, होमवर्क में जो भी डाउट बच्चों को आ रहे हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में उनके सॉल्व करो, एनसीईआरटी पूरी लगवाओ और टेस्ट ले लो। और क्या चाहिए बच्चे को? ये भी चांस होता है कि वो टीचर से बात कर सकते हैं, तो उनको पर्सनलाइज्ड अटेंशन का फीलिंग रहता है। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये कुछ बैचेस भी आ रहे हैं, इनको भी देख लो। ये तुम्हारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे लक्ष्य बैच फॉर टर्म 2 आने वाला है साइंस का, एंड ये सब टीचर्स आने वाले हैं। टर्म 2 के लिए भी तैयारी शुरू हो गई इन एडवांस, ठीक है। और ये हमारा चल ही रहा है जिस मास्टर बैच जिसमें मैं भी पढ़ा रही हूँ, ऑलराइट। एंड जेई नीट का ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, एमबी लाइव कोड लगाने के बाद है ये चार्जेस। तो अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बेटा आप लेट नहीं हो, पर अब और आगे जाओगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हिट करना चाहता है, यानी कि नीट हो गया या जेई हो गया, तो उसको क्लास 11 से ही जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपने बाहर भी सुनी होगी, मतलब आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो तुमको ये बोल रहा है कि अगर आपको नीट या जेई के कॉम्पिटिशन क्लियर करने हैं तो आपको क्लास 11th से ही जागरूक होना जरूरी होता है। तो क्लास 11 तो अभी टर्म 1 भी नहीं हुए, मतलब आप तो मिड में हो, तो पूरा पूरा आपके पास 1.5 साल है। तो बिल्कुल आप मतलब इस चीज के लिए सिंसियर रहो। और अगर आप या तो तैयारी मत करो, और अगर कर रहे हो तो ऐसी करो कि फिर और बाकी कोई आपके मुकाबले में नहीं खड़ा हो पाए, ठीक है। इसमें आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे हमारे जेई नीट के मेंटर्स, जो कि कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स के मेंटर्स हैं, जैसे वाइब्रेंट, न्यूक्लियस, बंसल्स। ये मेंटर्स बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बना चुके हैं। तो ये प्लस पे एसोसिएटेड है, यूट्यूब पे ही हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर आपको इनकी मेंटरशिप में अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और इनसे पढ़ने के लिए वो वहां उन इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ जैसे 1.5 साल का 42,000 लग रहा है, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, है ना, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग। इधर यही आइकॉनिक में आपको 3 फायदे होते हैं। एक तो मॉड्यूल्स मिलते हैं, आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं। दूसरा, इधर भी स्टडी मटेरियल मिलता है, इधर पीडीएफ में मिलता है, इधर मॉड्यूल्स घर आ जाते हैं। डाउट क्लियरेंस में आपको ज्यादा मतलब प्रायोरिटी मिलती है, एंड आपको पर्सनल कोच मिलता है जो आपका टाइम टेबल डिसाइड करता है, आपको वीकली रिपोर्ट दे सकता है आप कैसा कर रहे हो, और आपको इंप्रूवमेंट के जोन्स कौन से वो बता सकता है। तो इस तरीके का आइकॉनिक होता है। आइकॉनिक 1.5 साल का ले सकते हैं आप 72,000 में। मैं 1.5 साल का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आपका जेई नीट एग्जाम में बचा ही 1.5 साल है, तो 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत नॉमिनल है दोनों ही। तो आप कोई भी ले सकते हैं यूजिंग कोड एमबी लाइव। अगर आपको नॉर्मली 11-12 पे परसेंटेज पे फोकस कर रहे हो तो यू कैन टेक दिस वाला सब्सक्रिप्शन 18 महीने वाला। अच्छा, कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप 15 महीने का भी लोगे, आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे, तो 4 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं ओनली 18,000 का। अब आप देखो 18,000 का आपको पड़ेगा बाय यूजिंग कोड एमबी लाइव, है ना, बाय यूजिंग कोड एमबी लाइव। नहीं, 18,000 का तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है, एमबी लाइव यूज करने के बाद तो ये और भी ज्यादा इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये करीब करीब 16,200 का पड़ेगा। अब 16,200 में आपको 15 महीने की नहीं मिल रही है, 16, 17, 18, 19, 19 मंथ्स का आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। 19 मंथ्स इन 16,000, लेस देन ₹1,000 पर मंथ। Teachers are very very dedicated. You will get all the study material, all the live classes, all the recorded classes. जो हो चुका है कोर्स वो भी सब आपको अवेल हो जाएगा, ठीक है। And all the practice quizzes, doubt discussions, everything will be included in this only. तो you can definitely take this. अरे मैंने बहुत ज्यादा जीरो लगा दिया, तो you can definitely take this subscription by using code MB Live. 15 months का ये ले रहे हो तो 32,000 का है, जिसमें भी 3,200 ऑफ हो जाएगा, तो ये आपका 28,000 समथिंग में पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 4 महीने का फ्री मिलेगा, तो 19 मंथ्स का 28,000 में मिल रहा है, काफी नॉमिनल है। 1.5 साल तक आपकी पूरी कोचिंग लॉक हो गई, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, जो मटेरियल बनाने में जो इनपुट्स डाले जा रहे हैं, आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर जाएंगे तो भी लगेगा अरे यार आप क्या पढ़ा रहे हो, वहां हमको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये पूरे चार्जेस इंक्लूड करते हैं इसको, एंड दीज आर द ऑफर्स व्हिच आर गोइंग ऑन। लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर कर लिया, ओके, जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट लगा दो। विनय कुमार, दिस इज माय फर्स्ट क्लास इन योर लेक्चर, वेलकम विनय। गुड इवनिंग कीर्तन, अपने फ्रेंड्स को लेके आओ ना जल्दी जल्दी। अरे वाह, हाथ आने शुरू हो चुके हैं, और इससे मैम की एनर्जी हो जाती है और भी ज्यादा बूस्ट। हाय मैम, दिस चैप्टर इज ऑलरेडी डन। हाँ बेटा पीयूष, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पहचाने हैं, ये ऑलरेडी डन है स्पेशल क्लासेस में। काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम यूट्यूब पे भी इसको कराओ ताकि हमारा टर्म 1 का पूरा कोर्स एक बार यूट्यूब पे भी आ जाए, तो इसलिए मैंने ही बोला। मैंने डुअल फायदा सोचा, मैंने सोचा जो बच्चे स्पेशल में पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उनका लाइव क्लास हो जाएगा। तो हर तरह के बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है ना, ठीक है। हेलो हेलो, हाय रो, आज बहुत सारे नए बच्चे आए हैं।
अच्छा, रिकॉर्डिंग्स जिन्होंने देखी हुई है, नेमर मिक्स, हाय बेटू, वेलकम। और इतना अच्छी अच्छी चीज लिख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों, मैं तुम्हें शुरू में ही बता दूं, चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है ये हाइड्रोजन। मैं बिना बात के अमेजिंग लेक्चर, अमेजिंग चैप्टर नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि अमेजिंग नहीं है ये, ठीक है। बहुत नॉर्मल चैप्टर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की बताऊं मैं तुमको, छोटा है, अमेजिंग नहीं है तो छोटा है तो ठीक है, फटाफट कर लेते हैं और फन करते करते पता ही नहीं चलेगा कैसे हम इसको आज खत्म करेंगे। तो लेट्स चैलेंज आवरसेल्फ कि हम आज की क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ लर्न करना है आपको, क्योंकि अगर हमने ये चैप्टर आज खत्म कर दिया तो परसों मैंने आपका टेस्ट ले लेना है 2 क्लासेस में, डन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। बेटू, हाइड्रोजन छोटू सा एलिमेंट, ठीक है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है? बड़ा ही नॉटी एलिमेंट होता है, तुम लोगों जैसा, हर किसी से अपने गुण मिलाता फिरता है, जिसको देखे उसी से अपने गुण मैच कर लेता है। मैं इसके भी जैसा हूं, मैं इसके भी जैसा हूं, मैं इसके भी जैसा हूं। कैसे जानना चाहेंगे? जरा इस पीरियोडिक टेबल को देखो। यहां फिलहाल हाइड्रोजन को हमने इधर लगा रखा है, ठीक है, जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ये बहुत नॉटी या नोटोरियस एलिमेंट के फॉर्म में जाना जाता है। एल्कली मेटल के टॉप पे क्यों रख दिया गया है? क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटू 1s1। ये छोटी छोटी चीजें लिखते जाओ साथ साथ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तुम्हें पता हो तो सारे एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। लिथियम की 2s1, ns1 होता है ना। एल्कली मेटल्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एल्कली मेटल्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1। क्या होती है? ns1। और उसी को ये भी फॉलो करता है। ये है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो all of them are ns1, where n is the valence shell. Hydrogen also has a valence shell और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो एल्कली से अपने गुण मिला लिया इसने पंडित जी से, क्या क्या, ठीक है। अब देखो और किससे इसके गुण मिलते हैं। एक बार ये नोबल गैसेस की तरफ देखना। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वैसे तो np5, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? np5। जैसे आप फ्लोरीन की देखो, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5। फिर उसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो np5। बट हैलोजेंस की कोई प्रॉपर्टी बताएंगे मेरे को चैट बॉक्स में। व्हाट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी स्पेशल अबाउट हैलोजेंस? हु विल टेल मी? जल्दी जल्दी बताओ। हेलो अमित सोनी, वेलकम बेटा। जल्दी जल्दी, क्विकली, हु विल टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैलोजेंस व्हिच डिसाइड्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज? वेलकम अनुष्का। वेरी गुड लकी, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू मैन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हैलोजेंस जिनकी ये क्वालिटी होती है कि बड़े तड़पे हुए माने जाते हैं, इनके पास नोबल गैस से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हाइड्रोजन की अगली नोबल गैस तो हीलियम है ना रे, इसके पास भी तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, तो इसका भी 1 ही इलेक्ट्रॉन कम है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, ये भी नोबल गैस बन जाएगा जैसे बाकी के हैलोजेंस बनते हैं। मिला लिए गुण हैलोजन से भी मैच कर लिए ना अपने गुण पूरे के पूरे। अब देखते हैं और किस किस से मैच हो सकते हैं। बेटा s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर हम s के ऑर्बिटल्स देखें तो s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की संभावना है। बट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको हाफ फिल्ड बोला जा सकता है। कैन वी कॉल इट हाफ फिल्ड? क्यों हाफ फिल्ड बोल रही हूँ मैं? क्योंकि s में 1 ही ऑर्बिटल है, तो क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कैपेसिटी, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, वी कैन कॉल इट हाफ फिल्ड। हम क्या बोल सकते हैं इसको? हाफ फिल्ड। अब हाफ फिल्ड कौन होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में? हाफ फिल्ड कौन होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड, 2p3, देन 3p3, देन 4p3, 5p3। लो भैया, इससे भी गुण मिला के बैठे हैं। ये तो हर किसी से गुण मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, हर किसी से गुण मिलाए जा रहे हैं।
which means it is considered as a naughty element. इसीलिए कुछ कुछ periodic tables में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन इतना नॉटी रहता है कि इसको यहां लगाने के बजाय आप बीच में टांग देते हैं कि भाई तेरे को तो सबसे ही क्वालिटी अपनी सब प्रॉपर्टीज मैच करनी है तो इधर रहेगा बीच में। तो काफी पीरियोडिक टेबल्स में आपको हाइड्रोजन बीच में दिखाई देगा। रीजन एल्कली से भी मैच करता है, हैलोजन से भी मैच करता है, नाइट्रोजन फैमिली से भी मैच करता है, तो भाई बीच में रह जा। ऐसा तुझे कहां कहां डालते फिरेंगे, हर जगह सीट बुकिंग करा रखी है, बीच में टिक जा। किसके लिए बोल रहे हैं अपन? हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसको हम डाईहाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वी ऑल्सो कॉल इट डाईहाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, एल्कली मेटल से इनकी क्या क्या रिजेम्बलेंसेज हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना ठीक से, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्कली मेटल से रिजेंबल नहीं करती हाइड्रोजन की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। सुनिए, एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है और बाकी सारे एल्कली मेटल्स की ns1 होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किससे मैच करती है? वो एल्कली मेटल से मैच करती है। सेकेंडली, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपने देखा होगा कि सोडियम पे Na+ चार्ज रहता है और लिथियम पे Li+ चार्ज रहता है। इस पे भी आपने H+ देखा होगा, प्रोटॉन। तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी एल्कली मेटल से मैच करता है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैच करती है +1, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कॉम्बिनेशन का तरीका भी मैच करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कॉम्बिनेशन का तरीका कैसे? क्लोरीन के साथ सोडियम जो कि एल्कली मेटल है वो कंबाइन करके NaCl बनाता है, और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बनाता है। तो एल्कली मेटल जैसी रिजेम्बलेंस हो गई ना, क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन करके NaCl एल्कली मेटल ने बनाया, इसने भी HCl बना दिया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करते हैं। 12th की क्लास आज नहीं है राज बेटा। Thank you so much, Shaurya. Shaurya, hi ma'am, you are a wonderful chemistry teacher. I'm not a new student. I've just joined you from chapter 2, but due to my time management, I'm not able to join live classes. Shaurya, live आओगे तो मजा आ जाएगा बेटा, मैम के साथ कनेक्शन बनेगा, जैसे बहुत सारे बच्चों का बना हुआ है, ठीक है। हाँ, आइसोटोप्स पढ़ाने लगी ना प्राणिता। पेशेंस 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 मेरे बच्चों, पेशेंस। अब हमने पढ़ लिया एल्कली मेटल के साथ क्या क्या रिजेम्बलेंसेज है, इन पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं मेंटी लेके आऊंगी जो सैटरडे को, उसके अंदर मैं ऐसी चीजों पे क्वेश्चंस बनाऊंगी, ठीक है। फिर है डिफरेंस क्या है एल्कली मेटल्स के साथ, मतलब हाउ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम एल्कली मेटल्स। डिफरेंसेस देखिए क्या क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हाइड्रोजन की, वो एल्कली मेटल्स की तो बहुत कम होती है रे। एल्कली मेटल तो वैसे तड़पे हुए होते हैं कि लेके जाओ रे एक इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 281। तो वो तो कहता है भाई एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, कल्टाओ इसको, ताकि मैं क्या बन सकूं, मैं भी नोबल गैस बन सकूं। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है एल्कली वालों की। हाइड्रोजन की कम नहीं होती है। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इतना भी आसान नहीं होता। तो दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू रिमेंबर इट, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एल्कली मेटल्स टिपिकल मेटल्स होते हैं, जबकि आपने हाइड्रोजन को कहीं नहीं पढ़ा होगा कि वो एक टिपिकल मेटल होता है। हाइड्रोजन इज नेवर nowhere called as metal, कोई किताब में आपने नहीं पढ़ा होगा हाइड्रोजन मेटल, इट्स अ गैस, इट्स अ नॉन मेटल। सो ये डिफरेंस भी हो गया एल्कली मेटल्स के साथ जो मैच नहीं होता। एटॉमिसिटी भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कभी क्या आपने Na2 देखा है? एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सोडियम जो है वो Na2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब एटॉमिसिटी भी डिफरेंट है, एटॉमिसिटी भी डिफरेंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एल्कली मेटल, जबकि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं माना जाता, ठीक है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर इसमें नहीं होता, आई मीन इसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है और उनमें एल्कली मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। अब हम हाइड्रोजन का हैलोजन से जरा कुंडली मिलाते हैं कि हैलोजन से क्या क्या मैच हो रहा है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबल गैस। हैलोजन्स को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो कि इनमें नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। फ्लोरीन को देख लो तुम, अगर उसका तुम जनरल कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,7 आएगा, विच मीन्स इट लैक्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस। तुम क्लोरीन देखो 287 आएगा, इट ऑल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस, तो इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। तुम ब्रोमीन देख लो 2887, इसका मतलब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस है।
और तुम हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की अगली नोबल गैस हीलियम होती है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट ऑल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हाइड्रोजन से मैच होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी अल्कली मेटल से मैच नहीं होती है, अगर होती तो ये मेटल कहलाता, हाइड्रोजन मेटल। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इट्स अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैचेस विद नॉन मेटल्स। देखो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1680, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बदले में 1680 रुपए मांगता है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनर है ही नहीं, वो फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बदले 1255 रुपए मांगता है। मैं रुपए बोल रही हूँ ताकि इसको फनी कर सकें, चीजें याद हो जाए हम, ठीक है। और ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बदले 1143 को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इतने रुपए मांगता है। हाइड्रोजन 1312 कर रहा है रिजेंबल, तभी तो हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक, ठीक है, मेटालिक नहीं बोलेंगे इसको। तो ये सब इसके साथ हैलोजेंस के साथ में, तो कितना यूनिक है अपने बिहेवियर में, कितने कितने ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में कितने अलग अलग ग्रुप से अपनी कुंडलियां मिलवाता फिर रहा है, तो हुआ ना यूनिक। और क्योंकि अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है, हाइड्रोजन से भी रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसको कोई भी डेफिनेट पोजीशन देनी डिफिकल्ट है, और इसीलिए हम इसको पीरियोडिक टेबल में कहां लगा देते हैं, सेंटर में। तो हमारा पहला टॉपिक हो चुका है बेस्ट प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा पहला टॉपिक ओवर हो गया एनसीईआरटी का आर्टिकल 1, जहां हमने ये जस्टिफाई किया कि हाइड्रोजन नॉटी एलिमेंट है और वो अपने गुण कभी किसी से मिलाता है, कभी किसी से मिलाता है, इस वजह से उसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन देना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ये सबको याद हो गया। अब आपको इसमें जब सेल्फ स्टडी आप करो, क्योंकि आज अपने लेवल पे भी आप ये चैप्टर खत्म करना, आज ही मैं पढ़ा रही हूं ना, तो आज ही फिनिश कर लेना, स्पीड बहुत अच्छी रहेगी तुम लोगों की, ठीक है। तो आप ये याद करें कि अल्कली से क्या रिजेंबलेंस है, फिर क्या डिफरेंस है, ऐसी हैलोजन से क्या रिजेंबलेंस है, फिर क्या डिफरेंस है, ऐसी चीजें याद करें, क्योंकि एमसीक्यूज इन्हीं इंफॉर्मेशन से हिट होते हैं। एमसीक्यू ऐसे ही बन के आएगा कि हाइड्रोजन की कौन सी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की हैलोजन से मैच नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए। आपके नोट्स भी ऐसे ही बनने चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी सपोज अल्कली मेटल से मैच होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैच होती है, तो उसका आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, क्विकली। हैलोजेंस के डिफरेंस वही है जो अल्कली मेटल की सिमिलैरिटी है सोनाक्षी बेटू। अल्कली मेटल से जहां जहां ये मेल खाता है वहीं वहीं वो हैलोजन से डिफरेंट है। ओके रोताश, डन डन, पक्का से देख लूंगी। क्या आंसर आ रहा है, देखो लकी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है। थैंक यू चिराग बेटा। अदिति थैंक यू बोल रही है, मतलब अदिति वाज द वन जिसने मेरे से यूट्यूब पे ये चैप्टर करवाया। मतलब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने कहा कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम हाइड्रोजन भी हमें यूट्यूब पे करवाओ, तो अदिति वेलकम बेटू, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। सी सी, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, और जो पहला बच्चा जिसने सी बोला है वो कौन है, वो है हमारा लकी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस। ठीक है यार, हैलोजन जैसे H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी आपका H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, आपको इनकरेक्ट यानी गलत गलत प्रॉपर्टी मार्क करनी है। लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। हाँ, H-1 होता है ना, आपने सुना होगा H- को हम हाइड्राइड बोलते हैं, H- को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। लाइक सल्फर हाइड्रोजन, अबे सल्फर की तरह, सल्फर तो एसेट बनाता है, हाइड्रोजन कब एचेट बनाता है, सल्फर कैटिनेट करता है ना, एसेट बनाता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना एचेट बनाता है। तो यस बेटू, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब बिकॉज इट इज इनकरेक्ट सो इट इज करेक्ट, क्योंकि ये गलत है इसीलिए इसने गलत ऑप्शन पूछा, सी इज द आंसर। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज क्वाइट क्लोज टू हैलोजन। बेटा ये याद रखना, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्वाइट क्लोज होती है हैलोजन के, ठीक है। चलो अगला करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन डज नॉट शो सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स। थैंक यू मानविका। I became best in chemistry in my whole class and all credit goes to you, ma'am. You teach 100 times better than my school teacher. अरे बेटा ध्रुव, सब टीचर्स अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं बेटू। अच्छा, सोनाक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया था, अरे सॉरी बेटू, मैंने नोटिस ही नहीं किया।
वीरेंद्र पूछ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ती है ना आपको किसी भी एटम को वीरेंद्र, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। चलिए, तो डी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन डज नॉट शो सिमिलैरिटी विद एल्कली मेटल? इनमें से किन प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं करता? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने में, रिड्यूसिंग नेचर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, या डायटोमिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल? डायटोमिक थोड़ी होते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स डायटोमिक नहीं होते। Na2 थोड़ी होता है, Li2 थोड़ी होता है, वो तो मेटल्स होते हैं, Na, Li, 2 तो हम हाइड्रोजन में लगाते हैं, वो प्रॉपर्टी तो इनकी हैलोजेंस के साथ रिजेंबल करती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आर्टिकल नंबर 2 पे आ चुके हैं हम, आर्टिकल 1 हो गया है। आर्टिकल 1 के लिए आपका जो होमवर्क होगा, या मैं कहूंगी जब आप खुद से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे इस चैप्टर को, तो आप प्रॉपर कॉलम बना के सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को आप एक, जैसे A4 साइज की शीट होती है उसके अंदर मेंशन करें। मैं आपके नोट्स भी साथ साथ ही बनवाऊंगी। जैसे आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये देखो, इस तरीके से आपको एक A4 साइज की शीट लेनी है और आपको आधी शीट के अंदर आर्टिकल 1 या जो भी है आप हेडिंग डालें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में आपके 4 कॉलम्स बनेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे। पहला बनेगा सिमिलैरिटीज विद एल्कली मेटल, दूसरा बनेगा डिफरेंसेस विद एल्कली मेटल, तीसरा बनेगा सिमिलैरिटीज विद हाइड्रोजन, चौथा बनेगा डिफरेंसेस विद हैलोजन। ठीक है, तो ऐसे अगर आपने ये प्रॉपरली कर लिया तो आपके एमसीक्यूज में पूरे कवर करवाऊंगी उन्हीं नोट्स में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड आर्टिकल पे आ गए हैं, हाइड्रोजन की अकरेंस। सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वी आर ऑन द सेकंड आर्टिकल, 5 या 6 आर्टिकल्स पढ़ने आज। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये एमसीक्यू में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है, क्योंकि वो कहां कहां प्रेजेंट होता है? वो बहुत सारी ऐसी जगह प्रेजेंट होता है। देखो, सन भी हाइड्रोजन का बना होता है, कई स्टार्स भी हाइड्रोजन के बने होते हैं, आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन गैस से तो बहुत सारे प्लैनेट्स बने होते हैं। तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन है? 70% ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन है। तो ये एमसीक्यू में आने का चांस है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप जब सेकंड आर्टिकल लिखे तो सिर्फ एक लाइन लिखिए, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, जबकि अर्थ पे ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट नहीं है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट है। तीसरा आर्टिकल आ चुका है, आइसोटोप्स, यानी दूसरे आर्टिकल में सिर्फ एक लाइन काफी है, एमसीक्यू बन सकता है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, दैट्स इट। थर्ड आर्टिकल पे आ गए बेटू आइसोटोप्स, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं सबको मालूम है? एक बार थम्स अप दो अगर सबको मालूम है व्हाट आर आइसोटोप्स, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं जल्दी जल्दी। थैंक यू सोनू सिंह। व्हाट इज अबंडेंट? जो सबसे ज्यादा है रेखा, अबंडेंट मतलब जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जैसे तुमने मतलब आटा लिया और आटे में थोड़ा सा नमक लगा के आटे को गूंथ दिया, तो उसमें नमक अबंडेंट है कि आटा अबंडेंट है? आटा अबंडेंट है, वो ज्यादा है, नमक तो थोड़ा सा है। ठीक है, अबंडेंट मतलब द वन विच इज मैक्सिमम इन प्रोपोर्शन। नहीं आता प्राची को? नहीं आता, कुछ कुछ को आता है, कुछ कुछ को नहीं आता। वेरी गुड, लकी ने तो लिख भी दिया। ऑल राइट ऑल राइट। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। हाँ, बेसिकली आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस का भार यानी वजन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में ही बराबर होते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर भी सेम होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होने की वजह से आइसोटोप्स बन जाते हैं। लेट मी गिव यू प्रॉपर एग्जांपल। आइसोटोप्स का ध्यान रखिए, आइसोटोप्स उस ही एलिमेंट के सेम, जैसे कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन के वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिनके न्यूक्लियस अलग हैं? इलेक्ट्रॉन सेम है पर न्यूक्लियस अलग होगा, तो बेटा मास तो न्यूक्लियस से ही होता है। अपन कहते हैं ना कि एंटायर मास ऑफ द एटम समाउफाई इन द न्यूक्लियस ओनली, मतलब न्यूक्लियस में ही समाता है। तो जिसके न्यूक्लियस ही अलग होंगे तो फिर अलग अलग वजन हो जाएगा उनका। तो डिफरेंट वेट वाले सेम एटम के डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। ओके, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। याद कर लीजिए, अभी के अभी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। दीपक कुमार इज फ्रॉम जयपुर टोंक फाटक। दीपक, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर टोंक फाटक। आई थिंक वी आर नेबर्स।
तो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब प्रोटियम में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, प्रोटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है। ओनली 1 प्रोटॉन इज देयर इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द शेल। अब इस पे चलते हैं ड्यूटेरियम पे। इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। ऑफ कोर्स प्रोटॉन तो एक ही रहेगा यार, प्रोटॉन बदल दोगे तो फिर तो एलिमेंट का अस्तित्व ही बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन 1 है और 1 न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी सेम ही रहता है सारे आइसोटॉप्स में। फिर उसके बाद ट्रिटियम पे हम आते हैं। ट्रिटियम इज द वन जिसमें प्रोटॉन तो 1 है। प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई करता है। प्रोटॉन आप नहीं बदल सकते, आपने प्रोटॉन बदला एलिमेंट बदल जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है। सबसे वजनी गजनी मतलब तगड़ा न्यूक्लियस किसका है, ट्रिटियम का है। ट्रिटियम का सबसे भारी न्यूक्लियस है। इसके अंदर 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसमें एक ये सबसे हल्का है वजन वाइज। जो इसका ये वाला आइसोटोप है सबसे लाइट वेट का है, ये थोड़ा सा बल्कि है, ये सबसे ज्यादा बल्कि है, ठीक है, क्लियर। सबसे भारी न्यूक्लियस ट्रिटियम का होता है। एबंडेंस सबसे ज्यादा 99.985 एबंडेंस होती है किसकी, प्रोटियम की। मतलब अगर टोटल जितना भी हाइड्रोजन इस नेचर में यूनिवर्स में पाया जाता है उसमें से 99.985% हमारा प्रोटियम होता है, ठीक है। 0.015% होता है कौन, ड्यूटेरियम, थोड़ा बल्कि है। और 0.10⁻15% बहुत कम होता है ट्रिटियम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम ऑफ ट्रिटियम, इनमें से ट्रिटियम कौन है। इसको हटा देना क्योंकि, या फिर मैं इसको क्रिएट कर दूं, ब्लर हो गया ये हटा देना। सिर्फ ए बी डी में से बताओ। डरो नहीं आलोक, बिल्कुल नहीं डरो, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। अबीदा मेटलर्जी तो बेटा 12th में है और वो भी रिड्यूस हो चुका है बेटू। प्लीज थोड़ा हिंदी में, मैं यूपी बोर्ड से हूं, वंश श्रीवास्तव। यार मैं तो हिंदी ही बोल रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती। मैं हिंदी नहीं बोल रही क्या, ये तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट लग रहा है कि मैम प्लीज थोड़ा हिंदी में। मेरे घर वाले बोलेंगे तो वो तो ओ माय गॉड कर देंगे क्योंकि मेरी तो खुद की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ हर्ष, बी इज द आंसर। चलो देखते हैं, लेट मी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम ऑफ ट्रिटियम। इनमें से ट्रिटियम में बहुत खुश हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा है कि मैम प्लीज थोड़ा हिंदी बोलो। मतलब मैं ऐसा वाला ऐसे फील कर रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम ऑफ ट्रिटियम। इनमें से ट्रिटियम का एटम कौन है। ट्रिटियम वो होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे बच्चे बी दे रहे थे, ऑल राइट। चलो प्रोसीडिंग, आर्टिकल नंबर कौन सा चल रहा है, 4th पे आ गए हम। हाइड्राइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आना तय है। आप याद तो रख रहे हैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। पहला क्या था आपका, फर्स्ट आर्टिकल था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस, इसमें से एमसीक्यू आएगा। दूसरा था आपका कौन सा, दूसरा आर्टिकल था हाइड्रोजन के अबंडेंस। तो उसमें आपको एक लाइन लिखनी है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तीसरा आर्टिकल है, शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूं मैं, तीसरा आर्टिकल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आपने सीधा 3 क्लासिफिकेशन करने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और ये का ये कॉपी कर लेना है, बिल्कुल एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है। इसकी अबंडेंस कॉपी कर लेनी है और ये पूरा कॉपी कर लेना है। इसको हैवी लिख देना और इसको लाइटर लिख देना, ठीक है। चौथा आर्टिकल आ गया हमारा हाइड्राइड्स। इसमें से गारंटीड सवाल है, 100% गारंटीड सवाल है। हाँ मैं पीडीएफ, वो पीडीएफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेटा आप खुद से शॉर्ट नोट्स भी बनाए और मैं भी बनाऊंगी आपके लिए। आई एम ऑल्सो मेकिंग, अरे तुम लोग एक बात सुन लो मेरी पहले, मैं तुम लोग के लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स हो चुके हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के शॉर्ट नोट्स पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हो चुके हैं, रिडॉक्स के शॉर्ट नोट्स पूरे हो चुके हैं। बोलो कब पढ़ना है कंप्लीट। जो मैं तुम्हें जैसे बनवा रही हूँ वैसे मैं भी बना रही हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं शॉर्ट नोट सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें मैं शॉर्ट नोट से पढ़ाऊंगी और स्पेशल क्लासेस में उसमें क्विजेज रखूंगी। तो चिंता नहीं करो मैम, है आई एम ऑलरेडी मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर यू। तो अब देखो हाइड्राइड्स, अब जैसे मैं तुमको सिखा रही हूँ ना, मैंने खुद आज ही ऐसे ही बनाने हैं शॉर्ट नोट्स और फिर यूट्यूब पे मैं ले आऊंगी। तो तुम उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बनाऊंगी मैं, ओके।
तो नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटा? पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जिस से कॉम्बिनेशन करता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जिस से कॉम्बिनेशन करता है उन कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स पुकारते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जिस से कॉम्बिनेशन करता है उन कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स पुकारते हैं। कितने तरीके के हाइड्राइड्स होते हैं इसको मैं रटाऊंगी क्योंकि इसमें से सवाल पक्का आएगा। पहला है आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स को हम सलीन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, नमक वाले सलीन हाइड्राइड्स। किससे बनते हैं ये? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो क्या बनते हैं? सलीन हाइड्राइड्स। अच्छे से इसकी थोरो रीडिंग देते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स जनरली व्हाइट होते हैं या लाइट ग्रे होते हैं, उड़ते नहीं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? सलीन हाइड्राइड्स। सॉल्ट्स की तरह बिहेव करने के कारण इनका नाम होता है सलीन हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ठीक है, जबकि अच्छा एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बनाते हैं ये एस ब्लॉक वाले, तभी तो ये बता रखा है कि भाई ये BeH2 और Mg बेरिलियम मैग्नीशियम भी तो एस ब्लॉक में ही आते हैं। मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। ये सलीन हाइड्राइड्स कौन बनाता है मैं बताती हूँ। तुम ये बनाते हैं, ये वाले, ये सलीन हाइड्राइड्स बनाते हैं। जरा देखो मैं तुम्हें प्रॉपर क्लासिफाई करके दिखाती हूँ। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सेलीन हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो सॉल्ट लाइक के बजाय कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, फिर ये जो है तुम्हारे पी ब्लॉक वाले, ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, और ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ऐसे हाइड्राइड्स का क्लासिफिकेशन होता है। इनके साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ होता है। इनके साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, इनके साथ जो होता है उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो इस तरीके से रहता है ये। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, कहां थे हम थे यहां पे सलीन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर होते हैं। सलीन हाइड्राइड्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर होते हैं। और बाइनरी हाइड्राइड जो अल्कली मेटल्स ये दिखा रखा है जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, इनका सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है तो इसको याद रखिएगा कि ये कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स हैं, जबकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते कौन से हैं? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनाते हैं, बट ये कैसे हैं? कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है थर्मल स्टेबिलिटी। ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 MCQ बन सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी मैं तुम्हें एक जनरल सी रूल बता देती हूँ, ठीक है, जो कि मैं नीट जेईई के बच्चों को बताती हूँ। तो एक जनरल सा रूल होता है कि जितना छोटा कैटायन होगा वो छोटे एनायन के साथ ही फिक्स होता है और बढ़िया बॉन्ड बनाता है। अगर तुम छोटा कैटायन और बड़ा एनायन ले लोगे या अनयूजुअल वियर्ड सा साइज कॉम्बिनेशन लोगे, वो आपस में अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा और जल्दी टूट जाएगा उसका बॉन्ड। तो अच्छा बॉन्ड किसका होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? जब कैटायन एनायन दोनों ही कैसे हो? छोटे छोटे साइज के हो। ठीक है, तो लिथियम भी छोटा था, हाइड्रोजन तो छोटा होता ही है ना, तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। फिर सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हुआ, हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारा पड़ा हुआ है। तो डाउन द ग्रुप जैसे सोडियम का साइज बड़ा हुआ, तो देखो सोडियम हाइड्रोजन का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी समझते हो? आग लगाओ और बॉन्ड टूट जाए। आग लगाया तो कौन सबसे जल्दी बिखर गया उस आग से। तो इनका इतना मजबूत रिश्ता है कि कोई आग, कोई तपिश, कोई खराब वक्त इनके रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा। सबसे स्टेबल है ये लिथियम हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। ठीक है, पियर्सन प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस होता है ये बेसिकली छोटे छोटे कैटायन एनायन स्टेबल रहते हैं। फिर थोड़ा बड़ा कैटायन और छोटा एनायन कम स्टेबल होगा, देखो इससे कम स्टेबिलिटी है। पोटेशियम और बड़ा हो गया तो हाइड्रोजन के साथ उसकी स्टेबिलिटी और रिड्यूस हो गई। रुबिडियम सीजियम और बड़े हो गए तो ये तो इतना कम स्टेबल है कि जरा सा आग लगाओगे तो इनके रिश्ते टूट जाएंगे। कहते हैं ना वो पक्के दोस्त जो होते हैं, मजबूत जो दोस्ती जो होती है उसको वक्त की तपिश नहीं खत्म कर सकती, जैसे आपकी और हमारी, है ना। अगर खराब वक्त हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, है ना, लेकिन कमजोर रिश्तों को खराब वक्त यूं तोड़ देता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी को आप ऐसे ही याद रखो कि गर्म किया और टूट गया, तो गर्म करने से कौन टूटेगा? जो कमजोर रिश्ता होगा। और बड़े कैटायन और छोटे एनायन का रिश्ता कमजोर होता है, छोटे कैटायन और छोटे एनायन का रिश्ता मजबूत होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा आपको कहां अच्छी दिखेगी? छोटे छोटे एनायन कैटायन की। इधर भी देखो कैल्शियम हाइड्रोजन ऊपर है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और स्टेबिलिटी घटती है। नेक्स्ट आ रहे हैं मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाए थे ना पीरियोडिक टेबल राइट साइड पे थे, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड्स कितने तरीके के होता है? अच्छा टेल मी एक्सेप्शन। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स नहीं बनाते? कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। बोलो। थैंक यू प्रभा। प्राची अपने नोट्स बनाओ,
लकी के नोट्स मत मांगो। हाँ, टर्म 1 के ये लास्ट चैप्टर है प्राची टर्म 1 का। अब टर्म 2 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। वेरी नाइस। देखिए किसने सबसे पहले आंसर दिया है। एक मिनट। प्रद्युम्न सोलंकी, वेलकम, बी रेग्युलर फ्रॉम नाउ। 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स, एग्जैक्टली। चलो, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। कौन से होते हैं जरा यहां देखिएगा। ये पी ब्लॉक मैंने पूरी काट पिटा के तुम्हारे यहाँ चिपका दी है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने बहुत ही अच्छा पढ़ा था कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स, ठीक है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। इनके साथ हाइड्रोजन का जो कंपाउंड्स होते हैं, इन वाले एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब देखो कौन कौन क्या क्या बनाता है। ये इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयरिंग करेगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। गरीब तबके के हैं ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गरीब हाइड्राइड्स। बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो इनको हम गरीब हाइड्राइड्स बोलते हैं। गरीब, ठीक है, गरीब मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। फिर कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन से, जैसे CH4 मीथेन, तो 4 इसके 4 हाइड्रोजन के, तो बिल्कुल कट टू कट मामला है। तो इसको मिडिल क्लास हाइड्राइड्स बोल दें। मिडिल क्लास क्यों बोल रही हूं मैं इसको? क्योंकि कट टू कट मामला है, ना ज्यादा है ना कम है, ना बहुत ज्यादा है लुटाने के लिए, ना बहुत कम है, ठीक है। फिर आते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। इनमें तो भर भर के लोन पेयर्स भी होते हैं, तो ये तो अमीर की कैटेगरी में आ गए। तो ये तीनों कौन हो गए? अमीर हाइड्राइड्स, ठीक है। इसका मतलब कोवेलेंट हाइड्राइड 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर। अब ये तो मैम ने नाम रख दिया, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर। ये तो MB मैम स्टाइल है। आपको क्या नाम याद रखना है? देखो, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी गरीब। कौन बनाता है? बोरॉन फैमिली। रीड कर लेते हैं। लेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैंने इनको गरीब बोला, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स, ध्यान रखो, ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं? गरीब यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब मिडिल क्लास, ना कम ना ज्यादा, ना बहुत ज्यादा है उड़ाने के लिए, ना बहुत कम है कि गुजारा भी नहीं चल रहा। तो कार्बन फैमिली वैसी है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन से वाले? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। कौन सी फैमिली के हैं? कार्बन फैमिली के हैं। बिल्कुल कट टू कट इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास। एग्जाम्पल है मीथेन। फिर आपकी जो बाकी की 3 फैमिलीज आती है ना, अगली 3 कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस। ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं, इनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स से जाने जाते हैं, ठीक है। याद हो गया? पहले कौन से पढ़े थे? आयोनिक सॉल्ट लाइक। पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक के साथ बनते थे। एक्सेप्शन था बेरिलियम मैग्नीशियम, जो कि कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाता था। दूसरे कौन है? P ब्लॉक के साथ। P ब्लॉक में 3 तरीके के होते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर। गरीब कौन से हैं? बोरॉन फैमिली के। मिडिल क्लास कौन से? कार्बन फैमिली के। और अमीर कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली के। सबको इतना लर्न हो गया तो थम्स अप चाहिए मेरे को। सबको ये लर्न हो गया है तो गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स। तो इनके साथ तो, ये अमीर वालों के साथ तो वैसा रहता है, पैसा ही पैसा होगा। वो मीम देखी तुमने अक्षय कुमार की? अब तो पैसा ही पैसा होगा। तो वैसे वाले हाइड्राइड्स हैं इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। पीरियोडिक टेबल के बीच में दबा हुआ जो पूरा दड़बा लगा हुआ है ना, कौन सा? D ब्लॉक का, और नीचे F ब्लॉक का, उनके साथ हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, एकदम रट गया है, वेरी गुड। तो उनके साथ हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जो MCQs में आ सकता है। मोस्ट ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक किसके साथ बनता है? D ब्लॉक एंड F ब्लॉक के साथ। ये मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। D ब्लॉक एलिमेंट्स में द मेटेलिक हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5 आर वेरी कॉमन, बट ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम है जो हाइड्राइड बनाता है और कोई नहीं बनाता। अभी मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा देती हूँ। 7, 8, 9 हाइड्राइड बनाते ही नहीं है।
3, 4, 5 खूब भर भर के बनाते हैं, 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, 7, 8, 9 में कोई नहीं बनाता। चलो पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, रेफरेंस वहीं से लेंगे। डी ब्लॉक के ये रे डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर हमने क्या पढ़ा था अभी, 3, 4, 5 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम वाली फैमिलीज भर भर के हाइड्राइड्स बनाती हैं, खूब हाइड्राइड्स जाने जाते हैं, मतलब इस वाले ब्लॉक के हाइड्राइड्स खूब सारे जाने जाते हैं, ठीक है। फिर 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम का हाइड्राइड नोन है, बाकी मोलिब्डेनम, टंगस्टन के हाइड्राइड्स नोन नहीं है। और 7, 8, 9 तो हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं है, ठीक है। इनके कॉमन है, इसमें सिर्फ क्रोमियम बनाता है, इनमें कोई नहीं बनाता। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ऑल राइट, कमिंग बैक, चलो वापस आते हैं। ये रहा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिनको याद करना चाहो तो कर लो, और नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो नीचे पूरा पट्टी होती है ना उसकी, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ लिमिटिंग कॉम्पोजिशंस एंड बेरिलियम मैग्नीशियम ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो फॉर्म मेटल। ये बेरिलियम मैग्नीशियम तो बहुत एक्सेप्शन है यार, कोवलेंट पॉलीमरिक कोवलेंट भी बनाते हैं, मेटलिक भी बनाते हैं, तो बेरिलियम मैग्नीशियम पूरा रट चुका है। तो एक ये तुम्हें मैं क्वेश्चन देने से पहले मैं तुम्हें लर्न करवाऊंगी। आर्टिकल नंबर 4 कंप्लीट हुआ, द नेम इज हाइड्राइड्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने सीख लो जरा। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप जो भी A4 साइज का पेपर लोगे या रजिस्टर लोगे, कॉपी लोगे, आप लिखना सबसे पहले हाइड्राइड्स, फिर हाइड्राइड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करना एरो लगा के। पहले में आप लिखेंगे सॉल्ट लाइक सलीन हाइड्राइड्स, दूसरे में लिखेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, लास्ट में लिखेंगे आपके इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। फिर आपके सलीन लाइक हाइड्राइड्स के अंदर छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स लिख दो, एक एग्जांपल लिख दो, ठीक है। और फिर एक्सेप्शन मेंशन करना कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोवेलेंट पॉलीमरिक एंड मेटेलिक, मेटेलिक भी तो पढ़ा अपन ने, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक्सेप्शन। बीच में जो आपका बनेगा कौन सा वाला, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर, वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना इलेक्ट्रॉन गरीब, गरीब को क्या बोल रहे थे अपन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन सी फैमिली बनाती है मेंशन करना, बोरॉन फैमिली। फिर मिडिल क्लास यानी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और ब्रैकेट में लिख देना मिडिल क्लास ऐसे बादल में, ताकि एमबी मैम स्टाइल में तुम्हें याद रहे, ठीक है। कार्बन फैमिली, फिर लास्ट में लिखना इलेक्ट्रॉन रिच, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली। लास्ट में आते हैं इंटरस्टिशियल हैलाइड्स। इंटरस्टिशियल कौन बनाता है, डी एंड एफ ब्लॉक बनाते हैं। फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना कि आपके कौन से वाले 3, ये जो 3, 4, 5 है ये तो वेरी कॉमन है। 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, 7, 8, 9 नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपका इतनी सी जगह पे पूरा हाइड्राइड जो है वो कवर हो जाएगा, और इसमें से आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। ऐसे इनोवेटिव स्टाइल में नोट्स बनाना, ताकि तुम्हें भी ये चैप्टर पढ़ने में मजा आए। बाकी ये चैप्टर कैसा है तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। करो इसको, चलो नेक्स्ट। ट्राई कर रहे हैं प्राची आज कंप्लीट करने का। थैंक यू श्रेया उपाध्याय, your teaching style is so great, I never get bored, I've started loving organic chemistry so much because of you, making learning so fun and interesting. Thank you Shreya, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. क्या आंसर आ रहा है, डी आ रहा है सबका। चलो देखते हैं डी है कि क्या है आंसर। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये देखते हैं कितने बच्चों का क्या आंसर आया है। हाँ रेड ले लेते हैं, NaH, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनाएगा, यानी कि ये बनाएगा आपका 3rd है ना, ये आएगा। CH4 आपका मिडिल क्लास वाला हो गया। मिडिल क्लास वाले कौन बनाते हैं, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर, तो ये तो यही हो गया। फिर बोरॉन गरीब वाले बनाते हैं, वेनाडियम से ज्यादा बोरॉन क्लिक होता है, तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। और बचा कौन, ये आपके इंटरस्टिशियल बनाते हैं, क्योंकि वेनाडियम डी ब्लॉक का मेंबर है, एटॉमिक नंबर 23, वेनाडियम डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक वाले इंटरस्टिशियल बनाते हैं। बिल्कुल सही बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। आर्टिकल नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 5 हाइड्रोजन का है वाटर, ठीक है। 5वां आर्टिकल शुरू, क्या लग रहा है हो जाएगा क्या आज कंप्लीट, कितना टाइम बच रहा है, 10 मिनट बच रहे हैं। थक तो नहीं गए? 3-3 घंटे की क्लासेस लेती थी मैं पिछले साल बच्चों की, और बैठते थे 1 शॉट्स में। तो चलो एनीवेज आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यार वाटर क्या है, वाटर पानी है, ये रहा। किस फेज में रहता है, लिक्विड फेज में। क्यों रहता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, पानी लिक्विड क्यों रहता है, व्हाई वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट मोस्टली। थैंक यू वंश श्रीवास्तव।
अजय राजावत घबराओ नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिस कराने वाली हूँ अभी। एमएससी जुओलॉजी की स्टूडेंट मेरी क्लास लेती हैं, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं ना पानी, कैसे बनाते हैं, यू रिमेंबर फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग वाला सेशन, ये देखो HOH, ठीक है, फिर हाइड्रोजन के साथ में अगले पानी का ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यार ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसा ही होता है जैसे बहुत सारे मैग्नेट्स को, अगर आप बाहर मैग्नेट्स को बॉक्स में दूर दूर रखो और फिर बॉक्स को शेक करो और फिर खोलो तो सारे बाहर मैग्नेट्स चिपके हुए मिलेंगे तुमको, साउथ नॉर्थ से चिपका होगा, नॉर्थ साउथ से, साउथ नॉर्थ से, नॉर्थ साउथ से। तो सिमिलरली पानी के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, पोलैरिटी होती है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते ही है, तो ऑपोजिट पानी के ऑपोजिट एंड्स एक दूसरे से चिपके हुए मिलते हैं, जैसे मैग्नेट्स चिपके हुए मिलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इतने शॉर्ट में हो गया बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की एसोसिएशन जो होती है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होती है बेटा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, कैसे जानना चाहोगे, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, क्योंकि हर पानी का मॉलिक्यूल 4 पानी के मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, हर पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू 4 पानी के मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, तो तुमको 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तब जाके वो वेपर फेज में आएगा, इसके लिए इसका जो वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी अच्छा होता है। प्लस वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स घुल जाते हैं। वाटर का नेचर एम्फोटेरिक होता है, बड़ा ही दल बदलू होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिन पेंदे का लोटा, अगर इसको तुम बेस के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये एसिड बन जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, हम एसिड्स हैं, और अगर इनको इनसे ज्यादा तगड़े एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा दो तो ये बेस बने पड़े होते हैं। तो यानी अगर वो नहीं होते कुछ लोग, जो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा उसके सामने एकदम घिघी हो जाएगी, और आपसे वीक बंदा आएगा तो ऐसे चौड़े चौड़े चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाटर का खेल कुछ ऐसा ही है कि इनसे कम एसिडिक लोग ना, मतलब बेसिक सब्सटेंसेस से रिएक्ट कराओगे तो बड़े एसिड बन के चौड़े बन के घूमेंगे, और इनसे अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लिए जैसे HCl या HNO3 या H2SO4 तब इनकी गिग्गी हो जाएगी, खुद बेस बन जाएंगे फिर। तो ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक नेचर, दे कैन एक्ट एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक है। आगे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें पानी का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर भी तुम पढ़ चुके हो, तुम देखो पानी के साथ हो रही है रिडॉक्स, यहाँ सोडियम जो है वो अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में आ रहा है, जबकि जो H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में आ रहा है, 0 में। तो ये ऐसी कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर हाइड्रोलिसिस में और हाइड्रेशन में क्या फर्क होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। बेटा हाइड्रो का मतलब है पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ देना, तो ये पानी क्या करता है, मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को ही तोड़ के कुछ नया बना के लाता है। बॉन्ड बिल्कुल मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड होता है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये कोई नहीं बताएगा तुमको, ये ध्यान से सुनना। हाइड्रोलिसिस का मतलब तोड़ देना, फोड़ देना, बर्बाद कर देना। तो ये पानी क्या कर रहा है, इसको तोड़ फोड़ करके ये कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन में कभी भी कोई मॉलिक्यूल सामने वाले के मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी को खराब नहीं करता है, वो सिर्फ उसके साथ एड ऑन हो जाता है। तो हाइड्रेट्स फॉर्मेशन में एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें फोड़ो-फाई रिएक्शन होता है, तोड़ दो फोड़ दो रिएक्शन, इसमें कंफर्टेबली पीसफुली ऐड होते हैं। तो हाइड्रेट्स तुमने पढ़े होंगे, जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट CuSO4.5H2O पढ़ा हुआ है, CuSO4.5H2O। तो हाइड्रेट का मतलब क्या है, पानी कॉपर सल्फेट के साथ बस पीसफुली प्यार से यू मतलब एड ऑन हो गया, जबकि ये हाइड्रोलिसिस में तोड़फोड़ मचा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये बताइए जरा। फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली 1 मेटल फॉर्म हाइड्रेट, दिस मेटल इज। परसों मैं मेंटी लेने के मूड में हूं, तैयारी करके आना, नोट्स वोट्स सब बने हुए होने चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके आना जल्दी। साक्षी गोस्वामी की टर्म 1 ही हो गई, अरे सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, कितना अच्छा याद रख रहे हो तुम। आगे चल रहे हैं, लास्ट आर्टिकल है, कौन से नंबर का आर्टिकल चल रहा है, ये कौन से नंबर का आर्टिकल चल रहा है, हमने ये पढ़ा है अभी अभी। अब पानी की प्रॉपर्टीज को बस हाईलाइट करके लिख देना, बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। कौन से नंबर का आर्टिकल चल रहा है, कैन एनीबॉडी टेल मी, 6वां या 7वां,
6 चल रहा है ना, ठीक है, तो ये 7th चल रहा है, तुम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो मेरी तरह। आई थिंक 6 चल रहा है, ये 6। तो अगला आर्टिकल है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। दिस इज सेकंड लास्ट आर्टिकल, बहुत और कुछ ज्यादा बचा नहीं है मेरे ख्याल से, आज हम कंप्लीट कर लेंगे, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। और हाँ, इस वाले सेशन को आप शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट। मैं इसका थंबनेल चेंज करवा दूंगी, इसको वन शॉट करवा देंगे। आप मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा अगर इस सेशन को देखे तो उसका सिंपली 1-1.25 घंटे में पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर? क्या होता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये थोड़ा सा तुमको अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी नोट्स तुम्हें केयरफुली बनाने पड़ेंगे। पानी तब हार्ड हो जाता है जब साबुन के साथ झाग नहीं देता है, मलाई जैसा कुछ सब्सटेंस देता है जिसको हम स्कम बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि एक पानी को हम हार्ड वाटर कब बोलते हैं, जब वो झाग नहीं दे रहा है। वो क्या दे रहा है? वो स्कम दे रहा है, मलाई जैसा। मतलब हार्ड वाटर से हम नहाएंगे ना तो हमारे बॉडी पे भी झाग ही नहीं बनेगी, हाथ धोएंगे तो झाग ही नहीं बनेगी, तो ऐसा पानी हार्ड वाटर कहलाता है। हार्ड वाटर कब होता है, किस रीजन से होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। ध्यान रखना, इसको जरूर लिखना इस पॉइंट को कि पानी हार्ड होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट से। और ये साबुन के साथ झाग नहीं देता। क्यों नहीं देता? देखो, ये साबुन है, साबुन के साथ जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तुम्हारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी 2+ होती है और यही पानी को हार्ड बना रहा है। तो जब तुम साबुन का इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हो तो क्या बन जाता है? ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये नीचे की ओर साइन प्रेसिपिटेट का ही होता है, सेटल डाउन हो जाता है, झाग नहीं बनती, स्कम बन जाता है। दिस इज द स्कम। तो ये रिएक्शन भी तुमको लिखनी पड़ेगी, इसलिए अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए सूटेबल नहीं होता। वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जिससे आराम से मस्त झाग बनती है। वो कौन सा होता है? सॉफ्ट वाटर। उसमें सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट्स या क्लोराइड्स नहीं होने चाहिए। अब बेटू हार्डनेस 2 तरीके की होती है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड से होती है। याद रखोगे अच्छे से, क्लासिफाई करना। पहले लिखना हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, सॉफ्ट वाटर सूटेबल फॉर लॉन्ड्री। हार्ड वाटर, उसके नीचे पॉइंट लिखना कि फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप, इसके नीचे लिखना नो प्रेसिपिटेट, प्रॉपर लेदर यानी झाग बनती है। फिर लिखना हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ब्रैकेट में लिखना अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनकी वैलेंसी 2+ होती है। किसके? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के, सल्फेट्स के, क्लोराइड्स के। फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हार्ड वाटर को, टेम्पररी हार्ड, परमानेंट हार्ड। टेम्पररी हार्ड होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लर्न हो रहा है साथ साथ में? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पानी याद दिला देते तुम लोग। थैंक यू पुरोहित कृष्णा। ओके, तो थैंक यू मॉम डैड के नाम से जो भी आए हो, थैंक यू। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होती है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, ये सॉल्युबल था पानी में, हमें दिख नहीं रहा था, पानी में था पर दिख नहीं रहा था। फिर हमने जैसे इसको हीट किया, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बॉइलिंग के थ्रू हार्डनेस रिमूव कर। तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में कभी ऐसा होता होगा, दादी नानी जो है वो गर्म करके उबाल के पानी को यूज करते थे, ये लोग गर्म करते थे और पानी को गर्म करते हैं तो व्हाइट बर्तन पे भी चिपक जाता है और कुछ व्हाइट झाग भी आ जाती है। तो पंगा ये होता है कि हार्ड वाटर है ना, जो उसको गिलास में भर के पता नहीं लगेगा कि वो हार्ड है, ग्लास में भर के पता नहीं लगेगा हार्ड है, वो ऐसा ही दिखेगा क्योंकि उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, जो सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं उसमें। ठीक है, अब घुले हुए सॉल्ट्स को हम कैसे सेपरेट करें? क्या करें हम? तो हम इसको उबालेंगे। जैसे ही हम उबालेंगे तो इनके क्या बन जाते हैं? कार्बोनेट्स। और कार्बोनेट्स घुलते नहीं है, और घुलेंगे नहीं तो क्या होगा? नीचे सेटल डाउन हो गया, बर्तन पे जमने लगेंगे। सारे बच्चों ने देखे होंगे, है ना, कि बर्तन पे जमने लगेंगे या फिर कहीं तो नीचे सेटल डाउन होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल
इंप्योरिटीज। अब उसको पानी को छान लो, साफ हो जाएगा बिल्कुल। अगला होता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में तुम क्या करते हो कि कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम का ये जो लाइम होता है, लाइम हम लेते हैं CaOH2 को, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो, लाइम के थ्रू पानी को प्योरीफाई करवाते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो सेटल डाउन हो जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसको भी आप लाइम से ट्रीट करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। ध्यान रखना तुम कर क्या रहे हो, पानी में घुली हुई इंप्योरिटीज में कोई ऐसा केमिकल मिला रहे हो जिससे वो इंप्योरिटी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि तुम उसे छान के साफ कर सको। एक सॉल्युबल इंप्योरिटी को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहे हो, एक सॉल्युबल इंप्योरिटी को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए कभी उसे उबाल रहे हो तो कभी उसका रिएक्शन किसी ऐसी चीज से करा रहे हो ताकि वो, भाई इनसॉल्युबल होगी तभी तो छान के निकाल सकते हो, सॉल्युबल होगी तो फिर कैसे निकालोगे अलग, तो सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में बदल रहे हो। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ, अगर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो टेम्परेरी, क्लोराइड सल्फेट है तो परमानेंट। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा में तुम क्या करते हो, ये सॉल्युबल इंप्योरिटी है, इसमें तुम वॉशिंग सोडा डालते हो तो कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर इनसॉल्युबल हो जाता है, वो छान लो, यूज कर लो। सिमिलरली ये सल्फेट है, वॉशिंग सोडा डाला कार्बोनेट में, कार्बोनेट सबके इनसॉल्युबल होते हैं, तुरंत छन के साफ हो जाते हैं, ठीक है। कैल्गन मेथड में क्या होता है, ये कैल्गन है, कैल्गन Na+ छोड़ेगा, Na+ छोड़ देगा पानी में और इसको ट्रैप कर लेगा अपने साथ में, किसको, 2+। एल्कलाइन अर्थ मेटल ने पूरा लोचा मचा रखा है पानी को हार्ड करने में। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है जिनकी वैलेंसी 2+ है, उन्होंने कर रखे पंगे। तो तुम कैल्गन लेके जा रहे हो, मतलब एक ऐसा सिपाही लेके जा रहे हो, अपना आदमी तो छोड़ रहे हो उसके अंदर, और उसका आदमी जिसने पंगे मचा रखे हैं ना, वो बाहर निकाल रहे हो, उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर लेके आ रहे हो, समझ रहे हो। जंग के मैदान में तुम गए, तुमने अपना आदमी तो उन लोगों के दुश्मनों के बीच में छोड़ दिया और उनका आदमी उठा के ले आए अपने साथ, तो यही तो कैल्गन कर रहा है। कैल्गन सोडियम को रिलीज कर रहा है, सोडियम से पानी हार्ड थोड़ी होता है, और उनका आदमी कौन है, M2+ है, तो M2+ को निकाल करके तुम बाहर ले आए, ठीक है, ये रहा मेटल। तो इस तरीके से तुम पानी को सॉफ्टनिंग कर रहे हो। अगला आता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज भी सेम प्रिंसिपल पे होता है बेटा। जियोलाइट परम्यूटेट किसको बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को बोलते हैं, NaAlSiO4, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NaZ। Z क्या चीज हुई, AlSiO4, AlSiO4, ये Z हो गया। तो ये जियोलाइट या परम्यूटेट इसको बोला जाता है। ये भी क्या करेगा, उसका आदमी जो कि दुश्मन है हमारा, जिसने पानी को हार्ड किया हुआ है, उसको तो अपने साथ ले आएगा और अपना आदमी पानी में छोड़ देगा। वाटर में गया परम्यूटेट, खुद का सोडियम उसमें छोड़ दिया और उसका M2+ ले आए, M2+ ने पानी को हार्ड बना रखा था। तो इसको इस अप्रोच से करना, तो तुम्हें लर्न करना क्या हो जाएगा, इजी, और ये सब नोट्स में आना चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। फिर है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड आजकल यूज होता है पानी की सॉफ्टनिंग के लिए, और उसमें भी आयन एक्सचेंज बेसिकली पूरा फंडा वो का वो है, 2 लॉजिक पे काम करता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। कहीं लिख लो, 2 लॉजिक पे काम करता है। एक लॉजिक नंबर 1 इज, तुम सॉल्युबल इंप्योरिटी को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करो और छान के पानी साफ कर लो, जो कि मोस्टली कार्बोनेट्स होते हैं, जिसके लिए तुम कभी लाइम यूज करते हो, कभी वॉशिंग सोडा यूज करते हो, कभी पानी को उबालते हो। समहाउ यू वांट टू कन्वर्ट सॉल्युबल इंप्योरिटी इनटू इनसॉल्युबल, ताकि छान के साफ कर लो, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच, पूरा पंगा किसका था, M2+ का था, M2+ का, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ने क्या किया, तुमने जैसे सपोज करो ये लिया परम्यूटेट या जियोलाइट, इसका मेजर कंपोनेंट सोडियम है, ठीक है। सिमिलरली तुमने इधर ये वॉशिंग सोडा लिया, इसका भी मेजर कंपोनेंट सोडियम है। सोडियम पानी को हार्ड नहीं बनाता है ना, सोडियम पानी को, हाँ पुरोहित, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, पुरोहित कृष्ण, पानी को हार्ड नहीं बनाता है। तो ये वॉशिंग सोडा गया, इसने अपना सोडियम तो पानी में छोड़ा, और उसका M2+ खुद ले आया ये और इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया। इसने भी यही किया, देखो, इसने जियोलाइट या परम्यूटेट ने सोडियम तो पानी में छोड़ा और उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करके इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया। आगे ये एक्सचेंज रेजिन्स में भी यही होगा, ये सोडियम को तो पानी में छोड़ देंगी और M2+ के साथ खूब कॉम्प्लेक्सेशन करके इनसॉल्युबल इंप्योरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको फर्दर छान के साफ कर सकते हो। तो सिंपल, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खटाखट याद होने लग जाएंगे। तुम्हें M2+ बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे हार्डनेस का मेन कारण ही वही था। ये देखो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का डेफिनेशन क्या था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी Mg2+ होता है और कैल्शियम भी Ca2+ होता है। तो बेसिकली M2+ की वजह से ही तो है ये लोचा,
तो पानी में जाओ, सोडियम छोड़ आओ और इनको ले आओ, यही पानी को हार्ड किए हुए हैं। बस इस फंडा पे तुमको सारी चीजें बाकी रटना है, ठीक है, बाकी पूरा तुमको याद करना है। आगे चलते हैं, लास्ट आर्टिकल हैवी वाटर, आई थिंक इट इज लास्ट ओनली, सेकेंड लास्ट, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है जो कि बहुत छोटा है और यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है। बस दो छोटे छोटे आर्टिकल्स बचे। हैवी वाटर क्या होता है? ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। व्हाट इज हैवी वाटर? थैंक यू सोनू सिंह। टाइम तो हो गया, मैं फिर खत्म करवा रही हूँ ना, 5 मिनट के पीछे चैप्टर क्यों छोड़ेंगे? अगली क्लास में टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है। आज इसमें खत्म कर रहे हैं अपन इस चैप्टर को। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर इज दैट फॉर्म ऑफ वाटर जिसके अंदर सिर्फ ड्यूटेरियम होता है। मतलब H2O, जनरली जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन प्रोटियम है, लेकिन अगर ऐसा पानी हो जिसमें प्रोटियम नहीं हो, ड्यूटेरियम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। अच्छा, हैवी क्यों बोल रहे हैं उसको? हैवी क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी कॉलिंग इट हैवी? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस भारी होता है ना, बिकॉज ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस भारी होता है, और अगर भारी होगा तो पानी भी भारी होगा, तो पानी भारी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हैवी वाटर। ठीक है, रीड कर लेते हैं। इट इज दैट फॉर्म ऑफ वाटर जिसमें ड्यूटेरियम पाया जाता है हाइड्रोजन के बदले में। द प्रेजेंस ऑफ हेवियर हाइड्रोजन गिव्स वाटर डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इसकी अलग हो जाती हैं हैवी वाटर की। एंड द इंक्रीज ऑफ मास, वजन में जो वृद्धि हो गई है, भारी वाटर हो गया है ये, इसकी वजह से इसकी स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है पानी की, क्योंकि भारी पानी है ये। ठीक है, हैवी वाटर को यूज कैसे किया जाता है ये लर्न करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स की तरह काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये देखा हुआ है कि व्हाट इज द यूज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी से। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस एग्जॉस्टिव वे में करोगे तो हैवी वाटर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर भी नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है। बॉइलिंग के टाइम हम मॉलिक्यूल्स को अलग कराते हैं क्योंकि ये भारी है, तो इसको वेपर, तुम यूं मान लो बॉइलिंग के टाइम हम मॉलिक्यूल को हवा में उड़ाते हैं, धक्का मार के धम से हवा में उड़ाते हैं, लेकिन क्योंकि ये भारी है तो इसको धक्का देना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल आ गया डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाइहाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबस्शन। तुम्हें पता है अपोलो स्पेस मिशन में हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल लेके गए थे। बहुत सारे स्पेस मिशंस में हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल यूज करते हैं क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता और इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत तगड़ी होती है। सोचो कि हम लोग यहाँ धरती पे तो कचरा करते ही फिरते हैं, स्पेस में भी हम पॉल्यूशन मचा के आए। वो काला धुआं जो कि गाड़ियों से निकलता है ना, डीजल और पेट्रोल का, वो ले जाएं हम स्पेस में, फिर यूनिवर्स में काला धुआं मचा के आएंगे, मतलब अपनी छाप छोड़ के आएंगे। हम ह्यूमन बींग्स हैं, जहां जाते हैं वहां यही ऐसी कालक पोत के आते हैं। तो वो नहीं करना है, स्पेस को नहीं खराब करना है, यूनिवर्स को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन इकोनॉमी, मतलब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसियस डाइहाइड्रोजन। जब आप 12th में आओगे तो आप इसके बारे में और जानोगे, क्योंकि वहां आपको यह भी पता लगेगा कि हाइड्रोजन किस तरीके से एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है ये। ठीक है, एंड बस खत्म ये चैप्टर, तो बाकी तो खत्म। तो हमारा हो गया ये वन शॉट, पूरा हाइड्रोजन फिनिश हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। बी रेडी, एंड जो भी होगा मैं शॉर्ट्स के जरिए आप तक मैसेज पहुंचाऊंगी। टर्म 1 का सिलेबस यूट्यूब पे मैं कर चुकी हूँ फिनिश। टर्म 1 का सिलेबस यूट्यूब पे मैं फिनिश कर चुकी हूँ। सैटरडे को मॉर्निंग में मैं हाइड्रोजन का ये सेम का सेम वन शॉट वापस प्ले करवा दूंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ वन शॉट सैटरडे मॉर्निंग फिर से प्ले करवा देंगे, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है वो 1 आवर में कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को। ठीक है, एंड बग्स बाउंड्री में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दे रहा है आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब मैं बहुत इनोवेटिव सेशंस लेने वाली हूँ। 11th का टर्म 1 का कोर्स मैंने यूट्यूब पे फिनिश कर दिया है। नाउ आई मे टेक रिविजन सेशंस, आई मे टेक टर्म 2, आई मे टेक वेरी शॉर्ट ट्रिक सेशंस, आई मे टेक फ्यू मैराथन्स जिसमें मैं पूरे चैप्टर्स 1 गो में चलवाऊंगी। तो वो बहुत सारी चीजें अब होने वाली हैं, क्योंकि नवंबर में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, दिवाली मंथ में। सो कीप फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, और मेरे ये टाइम रहता है 4 से 5 का 11th का। प्लस के ऊपर ये अपकमिंग बैचेस है जो आने वाले हैं। टर्म 2 की तैयारी चल रही है प्लस पे, एंड मास्टर बैच फॉर फाइनल एग्जाम्स हमारा ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, इसके अलावा
प्लस के ऊपर मैं रिवीजन कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूं, जहां इसी तरीके से वन गो में चैप्टर्स होंगे एंड ढेर सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। अनअकैडमी पे आस्क अ डाउट फीचर है जिसपे आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले लें, देरी नहीं करें, और ये नहीं सोचे कि अब देर हो गई है, बेटर बी लेट देन नेवर, ठीक है। कभी नहीं का कुछ काम करने से अच्छा है लेट ही कर लो। सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत नॉमिनल है, बट कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सुपरबली अमेजिंग। आई विल टेल यू हाउ। हम आपको टॉप एडुकेटर्स के थ्रू पढ़वाते हैं। आपके कुछ सेशंस के बाद 3-3, 4-4 क्लासेस के बाद आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें यू आर जस्ट फ्री टू आस्क योर डाउट्स। कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता, पुराने पढ़ाए हुए में आपको जो जो चीजें नहीं समझ में आई, जो सवाल आपसे नहीं लगे, या एनसीईआरटी के अगर कोई क्वेश्चन अटक गए, वो आपके करवाए जाते हैं। उसके अलावा आपका सिलेबस अच्छे से कवर होता है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्रॉपरली आपके टेस्ट होते हैं। अलग एडुकेटर्स के थ्रू आपके पुराना जो निकल गए उनके रिवीजन बैचेस लॉन्च होते हैं, अलग से आपके एनसीईआरटी बैचेस लॉन्च होते हैं। तो प्लस पे you have so much to do. Once you are with us on Plus platform, you will see in how nominal charges you are getting so much of quality education. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, कॉम्बैट जरूर दीजिए, क्योंकि जहां हमारे चार्जेस इतने नॉमिनल हैं वहां पे कॉम्बैट अगर आप दे लेते हैं, एक तो कोड नोट कर लेना MB लाइव, ठीक है। कॉम्बैट अनअकैडमी ऐप पे आप स्क्रॉल करो, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है हर सब्जेक्ट की तो MB लाइव कोड देके आप कॉम्बैट दें, ताकि आप स्कॉलरशिप जीते और उन नॉमिनल चार्जेस को और नॉमिनल करें, और पेरेंट्स पे बिल्कुल एजुकेशन का बोझ ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से पेरेंट्स कमाते हैं और हम कई बार क्या करते हैं 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार ऑफलाइन में एक सब्जेक्ट में डाल देते हैं। फिर कई बार हमारे कोर्सेज भी टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, और ऑफलाइन के अंदर जो पढ़ा दिया वो तो हवा में गया, उसके बाद में जो नहीं समझ में आया तो हाउ विल यू आस्क अ टीचर टू रिपीट द थिंग? नो, बट हियर वी हैव रिकॉर्डेड सेशंस फॉर यू। अगर आप एब्सेंट हो गए, आपकी क्लास मिस हो गई, तो आपको किसी टीचर से प्लीड करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैम मेरी क्लास मिस हो गई, अरे सर मेरी क्लास मिस हो गई। क्लास मिस हो गई, आपके पास पूरा टाइम रहता है, रिकॉर्डेड रहती है क्लास, आप रिकॉर्डेड देखो, आप उसी क्वालिटी को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। कहीं वो नहीं है कि अरे उस टीचर ने पढ़ा दिया, क्लास तो गई, अब क्या करें, अब अगला समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऑनलाइन के कुछ फायदे होते हैं। तो आप कॉम्बैट दीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए और ज्वाइन किए प्लेटफॉर्म। जेईई नीट के ये चार्जेस हैं। जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, शिद्दत से पढ़ाई करनी है, मेंटर्स हम आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखो 18 महीने की, जिसपे 4 महीने फ्री भी मिल रहे हैं अभी फॉर नाउ, फेस्टिव सीजन का कुछ चल रहा है यहाँ, तो 4 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। 42,000 में आपको 22 महीने के पूरा मतलब 12th बोर्ड आगे नीट जेईई तक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। टॉप मेंटर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे जयपुर से भी कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने टॉप 100 में रैंक्स दी हुई हैं। नाउ दे आर एसोसिएटेड विद अनअकैडमी, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, वो अनअकैडमी पे एसोसिएटेड, तो आई नो हाउ क्वालिफाइड मेंटर्स आर देम। तो अगर आप उनसे लेना चाहते हो गाइडेंस तो ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना। यू मे यूज दिस कोड मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव, एंड आइकॉनिक में भी आपको 18 मंथ्स पे 4 मंथ्स अभी फेस्टिव सीजन ऑफ चल रहा है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये 72,000 का, इसमें आपको 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्सनल कोच मिलेगा जो टाइम टेबल बनाएगा, स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा, फीडबैक देगा, मॉनिटरिंग करेगा, वीकली रिपोर्ट देगा। दूसरा फायदा, आपके डाउट्स प्रायोरिटी पे लिए जाएंगे। तीसरा फायदा, आपको मॉड्यूल्स घर पे भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ये 72,000 का है, 22 महीने का, मतलब लगभग 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ओनली 72,000 यूजिंग कोड MB लाइव, ठीक है। छवि बेटा ऐसे रिवीजन तो कर ही सकते हो बेटू, क्योंकि यहां मैंने और भी ज्यादा रिफाइंड पढ़ाया है, ठीक है। अगला है प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप बोर्ड्स की परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। ये लेंगे तो 18,000 का पड़ेगा बाय यूजिंग कोड MB लाइव, है ना। इस पे भी 4 महीने फ्री है, तो ये 22 महीने का हो जाएगा। ये लेंगे तो ये आपका पड़ेगा 16,200 में, और इस पे भी जैसे 4 महीने फ्री होते ही ये हो जाएगा 19 महीने का। तो बिल्कुल ये बहुत नॉमिनल है, और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, डाउट डिस्कशंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, और सब कुछ वट एवर वी आर ऑफरिंग, और सारे सब्जेक्ट्स लॉक हो जाएंगे। तो पेरेंट्स पर अननेसेसरली हम प्रेशर नहीं डालें। एजुकेशन उतनी महंगी होनी नहीं चाहिए जितनी हो रखी है। एजुकेशन का सही यही है, इसको प्राइस करेक्शन बोलते हैं, कि 16,200 रुपए में, जो कि स्कूल की फीस से काफी कम है, जो कि आपके नॉर्मल जैसे आप पिज्जा पास्ता खाते हैं उस चार्जेस में आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन टॉप मेंटर्स ऑल ओवर द नेशन के थ्रू दी जा रही है। तो ये आप कर लेंगे। आप, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ प्लस पे जिन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन तो किया, लेकिन बाहर भी 1-2 जगह कोचिंग ज्वाइन कर ली, जस्ट बिकॉज कि ठीक है ऑनलाइन तो सपोर्टिव सिस्टम है बस हमारा, बाकी तो हम ऑफलाइन ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है जिन्होंने ऑनलाइन हमसे पढ़ के ऑफलाइन छोड़ दिया।
वो हमें उन्होंने सपोर्ट सिस्टम की तरह ज्वाइन किया था कि यार अगर कुछ चीज वहां समझ नहीं आएगी तो इन लोगों से समझ लेंगे। हालत ये हो गई है कि हम वो उसको छोड़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वहां भी पैसे बर्बाद किए और फाइनली यहाँ पे आके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप ऐसा ना करें और ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 18 मंथ्स में 35,000 का है ये, इसका भी आपको 4 मंथ्स फ्री मिल रहा है और ये 31,500 में है और ये आइकॉनिक है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है, डाउट्स प्रायोरिटी पे लिए जाते हैं। ये ऑफर्स देख लीजिएगा, ये अभी चल रहे 25 अक्टूबर तक वैलिड है। एंड करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो कर लो फटाफट मोबाइल में डाउनलोड, बहुत फ्री सेशंस में लेने वाले हैं उस पर। प्लस आप प्लस इंस्टॉल मतलब प्लस पे क्लिक करें, उसके बाद गोल सेलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन में। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों गोल्स में हूं मैं, और अगर आप दूसरे मेंटर से पढ़ना चाहते हैं तो इन गोल्स में आपको अलग मेंटर्स मिलेंगे। ठीक है, बस और MB लाइव कोड लगाओ और आ जाओ प्लस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बच्चों, अब मेरे जाने का समय हो गया क्योंकि मेरी प्लस की क्लास शेड्यूल्ड है। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, इसको सर्क्यूलेट करना। इसका अब मैं वापस इसका 1 शॉट लगवा दूंगी रिकॉर्डेड। एंड बाय बाय। बाय अंकित पांडे, बाय कीर्तन, बाय आशीष, बाय पुरोहित, बाय सोनू सिंह, बाय प्रियांशी, बाय अदिति सोनी, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, लेट्स क्रैक इट, बाय।